नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम लोग रियल लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं। पिछले 4-5 सालों से आप लोग सिर्फ हमारे मुंह से कहानियाँ सुन रहे हैं कि किसी और के साथ क्या घटा। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा चेंजेस लाएं। हम रियल लोगों को अपने साथ लेकर आएँ, बैठाएं और उनके साथ घटी हुई घटनाएं आपको डायरेक्टली उनके मुंह से ही सुनवाएं। कैसा लगेगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। क्या रियल लोगों के साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हो? हमें इंतज़ार रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज से 15 साल पहले की बात है। कुछ बच्चे BHU के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसी पढ़ाई के दौरान, इसी पीरियड के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट गया कि आज उसके ऊपर ये एपिसोड बन रहा है। आइए बिना कोई स्पॉइलर के जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो भाई जैसे कि ये घटना आज से 15 साल पहले घटी बनारस के BHU मेडिकल कॉलेज के अंदर। उस मेडिकल कॉलेज में 2 बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था तन्मय और एक का नाम था सुनील। ये दोनों बहुत ही गहरे वाले दोस्त थे, लेकिन इनके ये साथ में रूममेट तो थे ही, लेकिन इनके साथ और भी 3-4 लड़के उसी एक रूम में रहा करते थे। ऐसा होता है, लड़कों के हॉस्टल में ऐसा रहता है कि 5-5, 6 से 8-8 लड़के एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। तो इनके साथ भी था कि 5-6 लड़के एक ही कमरे में रह रहे थे। जो अपना तन्मय है, ये बनारस के अंदर ही एक छोटे से गांव का था। बनारस के अंदर छोटा सा गांव था। जो सुनील था वो भी यूपी के कहीं छोटे से गांव से ही आया था। तो दोनों की दोस्ती उसी पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर थे, नेक्स्ट लेवल के मस्तीखोर। तो उस ज़माने में 15 साल पहले लड़के लोग को आदत होती थी कि कहीं ना कहीं दिन भर रोड के किनारे खड़े होना है, नुक्कड़ पे खड़े रहना है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करना है, कुछ भी गंदी हरकतें भी करते थे। और ये तो थे मेडिकल वाले और इंजीनियर वाले, दोनों लड़के मतलब ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। अपने पढ़ाई के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी हरकतें कर डालते हैं जो कोई दूसरे फील्ड वाले सोच भी नहीं सकते। तो ये दोनों को भी बहुत ज़्यादा चर्बी थी, बहुत ज़्यादा हरकतें करते थे, बहुत ज़्यादा। अभी भी मानता है तन्मय कि मैं उस ज़माने में वैसे हरकत किया करता था। ये लोग कहीं पर भी, किसी भी नुक्कड़ पे, कहीं पर भी सुट्टा पीने या चाय पीने रुके हैं और वहाँ पर पी भी लिए और उस दुकान वालों को पीट पाट दिए और उसको बिना पैसे दिए निकल गए। ऐसी हरकत करते थे। ये हरकत करते करते इनके लिए नॉर्मल हो गई थी। अब इनको लगने लगा था कि ये सब चीज़ें ना बहुत ही कॉमन हो गई, अब हम कुछ भारी लेवल तक कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो उनके रूममेट में एक लड़का था जिसका नाम राजू था, उससे ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि यार कोई फन वाले जगह बता, कोई मस्त जगह बता जहाँ अपन जाएं और वहाँ पे मज़ा आ जाए जाके। तो राजू बोलता है किस टाइप का फ़न चाहिए तुमको? मस्ती वाला चाहिए या कुछ डरावना चाहिए या कुछ अलग टाइप का एडवेंचर चाहिए? ये लोग बोलते किसी भी टाइप का, डरावना भी रहे तो और मज़ा आ जाए, बता तो किस टाइप का कोई जगह जहाँ पे हम जाके फ़न कर लें। तो राजू जो था वो क्या बोलता है कि इधर ही बनारस के अंदर ही मेरा एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव के अंदर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के अंदर रात के टाइम में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। इनफैक्ट रात क्या, सुबह, एकदम सुबह सुबह बोलेंगे, एकदम मॉर्निंग के टाइम में भी या इवनिंग के टाइम में, जो शाम का टाइम होता है उस टाइम पे भी कोई एंटर नहीं कर सकता। जब तक अंधेरा होना चालू हो जाता है लोग उस कब्रिस्तान से डिस्टेंस मेंटेन करना चालू कर देते हैं। तो तन्मय और ये बोलते हैं सुनील कि ऐसा क्या है भाई उस कब्रिस्तान में? हमने तो यहाँ पर आसपास के जितने शमशान घाट, जितने कब्रिस्तान हैं सब घूम दिए हैं, हमको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हम इतनी हुल्लड़बाजी करने के लिए हर जगह जाते हैं, यहाँ तक कि हम घाट पे भी गए हैं जहाँ पे बॉडीज़ को इतना करते हैं, रात रात के टाइम पे भी जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा कभी डर नहीं लगा है। हम तो नहीं मानते कि वहाँ पर उस कब्रिस्तान में कोई भूत होगा। तो राजू बोलता है अगर तुम नहीं मानते तो रात के टाइम में जाके दिखाओ। तो ये लोग बोलते हैं कैसे, हम अकेले कैसे जाएंगे, हमको पता भी ना चाहिए कौन से गांव में है, कैसा क्या है। तो राजू बोलता है कि वो जो मेरा गांव है ना, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, यही 20-22 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस गांव में चले जाओ, बाइक वाइक तो मैं मैनेज करवा दूंगा, कहीं से भी अरेंज करवा दूंगा, अगर तुम दोनों के अंदर हिम्मत, तुम दोनों जाके दिखाओ। तो ये लोग बोलते भाई देख, अगर तेरे को हमारे साथ रूम में रहना है ना तो तुझे भी चलना पड़ेगा। हम कहाँ अकेले अकेले गांव ढूंढेंगे, फिर गांव ढूंढने के बाद कब्रिस्तान कहाँ अकेले अकेले ढूंढेंगे, तुझे भी चलना पड़ेगा। अब राजू के लोग धमकाना चालू कर देते हैं,
थोड़े गुंडे टाइप के लड़के थे ये दोनों। उसको बोलते अगर तुझे रूम में शांति से इज्जत से रहना है तो तू अपने गांव कब्रिस्तान हम दोनों को लेके चलेगा। अब राजू के अंदर ये होता है कि मैंने इन दोनों को क्यों बताया, मैंने बताया क्यों, मैं खुद फंस गया हूँ कि अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा। अब राजू एक बाइक अरेंज करवाता है, उसका ही एक कज़न ब्रदर था जो उधर ही बनारस में बीएचयू के पास ही रहता था, वहाँ से उसका बाइक लेता है और तीनों बाइक पे सवार होके रात के तकरीबन 8 बजे करीब निकल जाते हैं यहाँ से उस छोटे से गांव में जाने के लिए, मेन बनारस से छोटे से गांव में जाने के लिए। वहाँ पर बाइक चलाते चलाते हुल्लड़बाजी करते करते रास्ते से कुछ भी सुट्टा मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्त खाते पीते राजू के गांव पहुँच जाते हैं। वो अपना गांव दिखाता है, अपना बगीचा दिखाता है, ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं और रास्ते में राजू से अच्छी खासी दोस्ती इनकी हो भी गई थी। अब धमकाना कम कर दिए थे ये, चलो फाइनली लेके तो आ गया ना। तो राजू अब क्या बोलता है, भाई देखो तुम लोग तो गांव भी घूम लिए, तुम लोग को दूर से मैंने कब्रिस्तान भी दिखा दिया, सब कुछ हो गया, अब एक काम करो तुम दोनों ही अकेले कब्रिस्तान के अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर खड़े रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने की। तो वो लोग बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, तू कहाँ बाहर खड़े रहेगा। ये बोलता है कि मैं इधर ही, ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा ना, इसी ब्रिज पे खड़ी रहूँगा, दूर रहूँगा और उस कब्रिस्तान के नज़दीक मैं तो नहीं जाऊँगा। और कोशिश करो कि तुम लोग भी ना जाओ, दूर से दिखा दिया हो ना, दूर से देख के ही तुम लोग वो तसल्ली पालो, क्योंकि उधर अंदर अगर तुम लोग गए तो शायद जिंदा नहीं बच पाओगे, कुछ बहुत बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। राजू ऐसा बोलता है तन्मय और सुनील को। ये लोग बोलते क्या बकवास कर रहा है तू, हम जाके दिखाएंगे। और जो तन्मय था वो बोलता है कि तुझे अगर यकीन नहीं है ना तो मैं अकेले जाके दिखाऊंगा, मुझे सुनील भी नहीं चाहिए, अकेले जाके उस कब्रिस्तान के अंदर घूम के सुट्टा मार के भी आके तुझे दिखाऊंगा, मेरे को कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई एक बूंद का डर नहीं लग रहा है। तो राजू बोलता है भाई ये गलती कभी मत करना, सुट्टा मत मारना अंदर, कुछ भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर अंदर करना भी मत, क्योंकि वैसे ही वो कब्रिस्तान इतना ज़्यादा भूतिया है, इतना खौफनाक है कि कोई भी इंसान अपना अंतिम संस्कार या किसी भी बॉडी को वहाँ पर नहीं दफनाते हैं। आज के डेट में बहुत साल हो गए वहाँ, उसको लोगों ने अबेंडन कर दिया, छोड़ ही दिया उस कब्रिस्तान को। आज के डेट में वो सिर्फ टूटा फूटा खंडर सा कब्रिस्तान है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता है। तो तुम लोग वहाँ पर सुट्टा मारने की गलती तो मत करना, और तन्मय तू अकेले जाने की गलती मत कर, सुनील के साथ जा। मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन सुनील के साथ जा। ये बोलता है नहीं मैं अकेले जाके दिखाऊंगा, तुम लोग को नहीं होता यकीन तो मैं जाके दिखाता हूँ। तन्मय जोश में आता है। ये लोग ऊपर ब्रिज की तरफ खड़े थे, सुनील और राजू। अंदर से सुनील का भी मन नहीं था जाने का, वो तन्मय की वजह से आ गया था। वो दोनों ऊपर खड़े हैं और ये ब्रिज से नीचे उतरता है। खौफनाक सी रोड अजीब सी दिखाई दे रही है। उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट भी कम ही जल रहे थे वहाँ पर, बहुत ही कम, दूर दूर, लेकिन चांदनी रात थी जिसकी वजह से समझ में आ रहा था आज शायद पूर्णिमा की रात थी, पूर्णिमा की एकदम रोशन वाली रात थी आज। तो ये उस जंगल से, उस रोड से होते हुए कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाता है। बस एंटर करता है और सिर्फ 10 या 8 मिनट के अंदर वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और रोड पे गिर के बेहोश हो जाता है। क्यों? बस दूर से राजू और सुनील ने इतना ही मंजर देखे थे, इतना ही, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या हुआ क्या गया। अब हमको आना पड़ेगा 15 साल नहीं 13 साल पहले। अब 13 साल में जाना पड़ेगा हमको। 2 साल तक, पूरे 2 साल तक जो अपना तन्मय था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो जब उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल से होश में आता है, लेकिन नॉर्मल नहीं, एक बहुत ही बुरा, बोलते ना पॉजेस इंसान जैसा होश में आता है, चीखना चिल्लाना हरकतें करना। उसको हॉस्टल में लेके जाते हैं, अपने बीएचयू कॉलेज के हॉस्टल में, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पर भी गंदी हरकतें कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सिर विर फाड़ रहा है, अपने बाल उखाड़ के खा जा रहा है, अपने हाथ पैर के नोच के खा जा रहा है। इतनी ज़्यादा बुरी हरकत कर रहा था वो, बहुत ही बुरी तरह से पोजेस। तो वहाँ के जो वार्डन थे, जो सारे लोग थे संभालने वाले, वो इसके घर पे फ़ोन करते हैं, इसके घर वाले लोग आते हैं, इसको घर लेके जाते हैं। उसके बाद पूरे 2 साल तक राजू और सुनील दोनों उसको बार बार उसके घर देखने जाते रहे, लेकिन उसकी हालत में एक बूंद का कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था।
2 साल तक उसकी हालत बहुत बद से बदतर हो गई थी। ना कुछ एक बूंद खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना कुछ कर रहा है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो हड्डी का ढाँचा बन गया था। जैसा कि एमिली रोज़ जैसे लास्ट टाइम में हो गई थी ना, बिल्कुल तन में वैसा ही हो गया था। इन लोगों को देख के समझ में आ रहा था, इन लोगों को, सुनील और राजू को, कि शायद हमारा दोस्त अब बचेगा नहीं। ये जितने दिन का मेहमान है उतने दिन का मेहमान है। बहुत झाड़ फूक करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं लेके गए उसको। कौन से बाबा, कौन से तांत्रिक, कौन से मंदिर, कहाँ कहाँ लेके नहीं गए। लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से वैसे ही पोजेस था, ठीक नहीं हो रहा था। और 2 साल तक पोजेस रहने के बाद सब लोग मिल के उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। जब सब लोग बताते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में जाने के बाद बुरी से बुरी आत्माएं, पुरानी से पुरानी आत्माएं छोड़ देती है शरीर को, लेकिन वो भी इतना इजी नहीं था। वहाँ पर लेके जाते हैं बहुत दिन तक, काफ़ी 1-2 हफ्ते तक वहाँ पर वो रहता है। बहुत झाड़ फूक होता है, रोज़ पूजा में उसको ज़बरदस्ती जंजीरों से बांध के बैठा रहे हैं, आरती सुनवा रहे हैं, क्योंकि आरती सुन भी नहीं रहा है, वो वहाँ पे बैठ नहीं रहा, भागने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी आत्माएं होती है ना मेहंदीपुर बालाजी में, सब एक्टिव हो जाती है एकदम आरती की आवाज़ सुन के, घंटी की आवाज़ सुन के। सेम इसके साथ भी हो रहा था। अजीब सा पागल हो जाता था, सिर विर फोड़ने लगता था, खून निकाल लेता था। लेकिन 2 हफ्ते तक लगभग इसका झाड़ फूक होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो ठीक होता है। जब वो ठीक होता है तब राजू और सुनील को पता चलता है, उसके घर पे जाते हैं कि ठीक हो गया है, और उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो उसको आखिरी चीज़ उसी रात की वही कब्रिस्तान की बात याद थी। उसके अलावा उसके साथ पूरे 2 साल तक क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। बताता है कि मैं कब्रिस्तान के अंदर गया था, जब मैं अंदर गया तो अजीब सी स्मेल और अजीब सा मनहूसियत वहाँ पे फैला हुआ था। लेकिन मैंने तुम लोगों को चैलेंज किया था कि मैं अंदर जाऊँगा और जाके दिखाऊँगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलने की हिम्मत किया। मैं अंदर घुसता गया, जाता गया, अंदर ही अंदर जाता गया। अजीब सा धुआं उस कब्रिस्तान के अंदर फैला हुआ था, जैसा कि बहुत सारी चिताओं को एक साथ अंतिम संस्कार करने के बाद कैसा धुआं फैलता है, वैसा किसी कब्रिस्तान में धुआं होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। वो उस धुआं को देख ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक कब्र की तरफ। बोलता है कि मेरी नज़र एक कब्र की तरफ पड़ती है। वो कब्र पूरी तरह से खुदा हुआ था, जैसा किसी ने उस कब्र को खोद के उसके अंदर के लाश को निकाला है। उसके बाद उस कब्र को देखता हूँ, उसके आसपास के 5-6 कब्र और खुदे हुए थे। अभी मैं उन कब्रों को ध्यान से देख ही रहा हूँ कि ऐसी हरकत किसने किया है, तभी अचानक से मेरे पीछे से ऐसी वाली आवाज़ आती है, ज़ोर से आहें भरने वाली आवाज़ आती है। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वैसे ही मेरे पीछे 5-6 अजीबोगरीब टाइप की शैडो दिखाई देती है। एक इंसानी टाइप की बनी हुई आकृति, लेकिन शैडो टाइप की। इंसान है लेकिन धुआं टाइप है, वैसा मुझे दिखाई देता है। और मैं सिर्फ उनकी चमकती हुई सफ़ेद आंखें देख पा रहा हूँ। और जैसे मैं उनको देखता हूँ, ज़ोर से चीखता हूँ, और जैसे मैं चीखता हूँ वो आसमान में अजीब सा इधर उधर उड़ते हैं और उड़ के गायब हो जाते हैं। और बस मैं चीखता हूँ और चीख के बाहर भाग के आता हूँ। और उसके बाद मैं बाहर भाग के आया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तब जाके सुनील और राजू बताते हैं कि तेरे घर वाले बता रहे थे कि तुझे लगभग 6-7 आत्माओं ने एक साथ पोजेस करके रखा था, जिसकी वजह से तू 2 साल तक होश में नहीं आया। 2 साल तक तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, और अब जाके तो ठीक हुआ है। भाई हम तेरे पैर पड़ते हैं, तो कोई भी ऐसी जगह आज के बाद मत जाना, नहीं तेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसका कॉलेज भी छूट गया, वो मेडिकल कर रहा था, उसका कोर्स भी छूट गया। उसके बाद उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो गया था, वो ढंग से बात करना चलना नहीं कर पा रहा है, कमज़ोर सा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई वहीं पर छोड़ दिया। और अभी के टाइम में उसका एक दुकान है किराना का, जिस दुकान पे वो बैठता है, और उसके घर वालों ने खोल के दिए थे। और सुनील जो है वो और राजू एक छोटे मोटे से डॉक्टर के पोस्ट में है। बाप रे, मतलब इतना कुछ खतरनाक एक हरकत की वजह से कर दिया। पढ़ाई लिखाई सब छूट गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, करियर खत्म। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना, ऐसी चीज़ों को मनोरंजन के हिसाब से ही उतना ही सीमित रखना। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी, यकीन नहीं मानोगे, खुद तन्मय ने लिखा है।
और वो बोल रहा था कि मतलब जब मैं लिख रहा था ना तो मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैं 2 लाइन लिखता था और एक अजीब से ट्रॉमा में चले जाता था, अजीब से सोच में चला जाता था। वापस से 2 लाइन 3 लाइन लिखता था और वापस से सोच में चला जाता था। लेकिन उसने बोला है कि मैं आज भी उस चीज़ को सोचना नहीं चाहता हूँ। बस इस वीडियो के ज़रिए और इस कहानी के ज़रिए लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से आपको भी मेरी तरह पछताना पड़े। सही बात है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।